डियर स्टूडेंट, एलएलबी फाइनल में सेकंड पेपर सीआरपीसी है, उसके साथ कुछ और भी एक्ट है। तो मैं थर्ड ईयर में सेकंड पेपर की टीचिंग करूंगा। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट स्लाइड, इसमें तीन एक्ट है। इसमें पहला है द कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, सेकंड एक्ट है द प्रोविजन ऑफ, और थर्ड एक्ट है द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो ये तीन एक्ट आपके इस कोर्स में है और तीनों एक्ट को मिला के पेपर बनेंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस आएंगे। जनरली 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन जो है वो सीआरपीसी से ही मिल जाते हैं। तो इसलिए ये सीआरपीसी का जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इसमें जो सबसे पहला पार्ट है यानी सिविल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें इंग्लिश में तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है। अगर इसका शाब्दिक ट्रांसलेशन करें तो अपराध प्रक्रिया संहिता आएगा, लेकिन हिंदी में इसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कहा जाता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कहीं कहीं आप द कोड ऑफ पाएंगे, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दोनों मिलाकर बात एक ही है। अब इसको डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, जिसमें आप देखेंगे कि इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि लॉ और उसके दो बाइफर्केशन है, एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस। तो लॉ क्या काम करता है सोसाइटी में? लॉ का दो काम है, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना है ना, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन, और सेकंड है जस्टिस। यानी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें भी एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की व्यवस्था है, जिसके लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस का अरेंजमेंट है, और सेकंड है कि जस्टिस डिलीवर करना, यानी खासतौर से क्रिमिनल जस्टिस। तो जस्टिस क्या है ये आप एलएलबी सेकेंड ईयर में ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा बैक में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं, रिवाइज कर दूं कि जो जस्टिस है उसके जस्टिस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और दूसरा रेमेडियल जस्टिस। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसके अंतर्गत हम जो कि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं, यानी बहुत सारे ऐसे लॉज जिसमें कि आपको राइट्स कंफर्म किए जाते हैं, और जब उस राइट का वायलेशन किया जाता है किसी के थ्रू, तो उसके लिए रेमेडी उपलब्ध होती है। और उसमें दो तरह की रेमेडी यहाँ पे है, एक सिविल की रेमेडी और एक क्रिमिनल रेमेडी। सिविल रेमेडी में जो सीपीसी के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा, तो सिविल रेमेडी के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हमें मुआवजा मिलता है, क्लेम मिलता है, ठीक है, और उसके अंतर्गत हम दावा दाखिल करते हैं, और उस दावे के अंतर्गत या तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत हम स्पेसिफिक राइट्स का दावा करते हैं, या फिर हम जो भी हमारी क्षतिपूर्ति हुई है, हर्जाना, उसके लिए हम क्लेम के लिए फाइल करते हैं। तो खैर वो सिविल का मैटर है, और वो जो सीपीसी पढ़ाएंगे वो उनको डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं। क्रिमिनल लॉज है क्रिमिनल साइड्स में, उसमें है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो कि आप एलएलबी सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत आईपीसी के अंतर्गत ये बताया गया है कि कितने तरह के आपके ऐसे वर्क हैं जो आपके राइट्स को वायलेट करते हैं, यानी ऐसे कौन से काम हैं जिसको करने पर वो अपराध या क्राइम माना जाएगा, और आपको ये राइट अपने आप आईपीसी देता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उस तरह का कार्य किया हो जिसको कि आईपीसी के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है, उसके सकते हैं। तो अब ये रेमेडी प्राप्त कैसे होगा? इसके लिए रेमेडियल जस्टिस के अंतर्गत एक प्रोसीजर है जो कि सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहलाता है। यानी इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए उस व्यक्ति को दंड देने का प्रावधान
किया गया है इसमें। इसीलिए कि उस व्यक्ति ने जिस पर आपने ये आरोप लगाया है उसने कोई अपराध किया है या नहीं। अगर अपराध किया है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था कैसे की जाएगी, दंड की प्रक्रिया कैसे चलाई जाएगी जिसमें जाकर उसको दंड दिया जा सके, और दंड क्या होगा ये आईपीसी में बताया गया है। तो वो कौन सा कार्य करेगा, उसके लिए कितना दंड है, ये तो आईपीसी में है, लेकिन उस दंड क्या नहीं किया है, और अगर किया है तो उसे कितना दंड मिलना चाहिए, इसकी जो प्रक्रिया है वो सीआरपीसी में है। तो आईपीसी और सीआरपीसी दोनों मिलाकर क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, यानी जो आपराधिक व्यवस्था है, वो आपराधिक प्रशासन, अपराध प्रक्रिया संहिता और आईपीसी दोनों मिलाकर क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि चूंकि रेमिडियल जो फॉर्म है वो सीआरपीसी के अंतर्गत है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत है, इसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है। तो मोटे तौर पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी दो पार्ट में है। एक तो उसका कुछ पार्ट प्रिवेंटिव है और दूसरा रेमिडियल है। प्रिवेंटिव का मतलब ये है कि पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि कोई अपराध हो ही ना, तो उस अपराध को न होने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, यानी सोसाइटी में पीस एंड सिक्योरिटी है उसकी व्यवस्था सीआरपीसी के अंतर्गत दी गई है। तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है और जो पुलिस है उसको ये शक्तियां दी गई हैं। लेकिन अगर पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा है और किसी तरह की कोई आपराधिक घटना घट गई, तो जिसने पा रहा है और किसी तरह की कोई आपराधिक घटना घट गई तो जिसने ऐसा कोई घटना घटित किया, जिसका ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट जिसका रहा हो, उसको किस प्रकार से हम दंडित करेंगे, कैसे निश्चित करेंगे कि उसने वो अपराध किया है अथवा नहीं, और अगर उसने वो अपराध किया है तो उसको सजा कौन सी न्यायालय देगी और कितनी सजा देगी। तो इस तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं और रेमेडियल मेजर्स भी हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जो पूरी सीआरपीसी किस प्रकार से व्यवस्था चलती है, इसका एक नट सेल में हम आपको बताना चाहेंगे कि आमतौर पर जब सीआरपीसी के अंतर्गत जो व्यवस्था शुरू होती है या प्रक्रिया चलाई जाती है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत वो प्रक्रिया प्रारंभ कब से होती है और कहां पर खत्म होती है। तो सीआरपीसी कब काम में आता है, शुरू हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में कि सोसाइटी में सबसे पहले क्या होता है, कोई ऑफेंस होता है, कोई अपराध होता है। ठीक है, अपराध का मतलब क्या है, जो हमने आईपीसी के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। कुछ उसके साथ सप्लीमेंट एक्ट भी है, जैसे आर्म्स एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, बहुत सारे सप्लीमेंट एक्ट है। लेकिन जो मेजर क्रिमिनल एक्ट है हमारे यहाँ वो है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड में डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज को हमने ऑफेंस घोषित कर रखा है। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कि आईपीसी में जिन कार्यों को अपराध घोषित किया गया है ऐसा कोई कार्य करता है, तो हम ये कहते हैं कि ऑफेंस कमिट किया गया। जब ऑफेंस कमिट जब ऑफेंस कमिट किया जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको तुरंत उसकी सूचना पुलिस अधिकारी को देनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना। अब यहां से सीआरपीसी स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने सीआरपीसी में, तो सीआरपीसी की प्रक्रिया एफआईआर से स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम एफआईआर करते हैं। इसके साथ ही दूसरे ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कंप्लेंट। ठीक है, तो एफआईआर क्या होता है और कंप्लेंट क्या होता है ये सब डिटेल में पढ़ा जाएगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि किसी भी ऑफेंस को सबसे पहले थाने में सूचित करना होता है, और सूचित करने के लिए एफआईआर लॉन्च कराई जाती है। इन केस एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती है पुलिस थाना अधिकारी द्वारा, जो कि 154 में व्यवस्था दी गई है, तो उस कंडीशन में, ऑल्टरनेट कंडीशन में हम कंप्लेंट दाखिल करते हैं। वो 200 में डिटेल में देखेंगे। पहले यहाँ पे देख लें कि एफआईआर या कंप्लेंट के माध्यम से जो अपराध घटित होता है उसकी सूचना दर्ज कराई जाती है। अगर एफआईआर दर्ज किया गया तो इमीडिएट, इसमें दो तरह के होते हैं, गंभीर अपराध और सामान्य अपराध। अगर गंभीर अपराध है तो उस कंडीशन में पुलिस, सामान्य है तो पुलिस मजिस्ट्रेट के परमिशन से अरेस्ट करती है। तो जैसी भी स्थिति होगी, अगर ऑफेंस कमिट किया गया है और उसकी सूचना पुलिस अधिकारी को दी गई है या पुलिस अधिकारी को प्राप्त हुई है, तो पुलिस अधिकारी अरेस्ट करेगा उस व्यक्ति को, अगर नामजद है तो। और नामजद नहीं है तो पुलिस छानबीन करके पता भी लगा सकती है
कि किस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है या किसके ऊपर संदेह है, तो उस व्यक्ति को संदेह के आधार पर भी अरेस्ट किया जा सकता है। जब पुलिस उसे अरेस्ट करती है तो अरेस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि विद इन 24 आवर पुलिस को कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के यहाँ उस व्यक्ति को पेश करना पड़ता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और सीआरपीसी के प्रोविजन भी है। दोनों ही तरह से 24 आवर के अंदर कंसर्निंग मजिस्ट्रेट यानी जो उस थाने का जिसके पास क्षेत्राधिकार है उस मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको ये बता दें कि जब पेश किया जाता है तो उसमें जो जर्नी पीरियड है उस पर मान लीजिए कि पुलिस थाना, हालांकि अब ऐसी स्थिति नहीं है, आवागमन के साधन काफी ट्रांसपोर्टेशन साधन इजीली अवेलेबल है, लेकिन सीआरपीसी जब बनाई गई थी तब की स्थिति ये थी कि अगर हेडक्वार्टर से 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर गांव में कोई घटना हो गई तो उसको कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के यहाँ तक लाने में ही 2 दिन लग जाते थे। तो ऐसे कंडीशन में जो जर्नी पीरियड है, जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता था और तब ये माना जाता था। लेकिन आज की तारीख में ऐसी स्थिति नहीं है। आज की तारीख में अगर 100 किलोमीटर दूर भी कोई, पहली बात तो थाने का जुरिसडिक्शन इतना बड़ा नहीं है जो 100 किलोमीटर से ज्यादा हो, और एक थाने में अगर पहुंचने में ज्यादा 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं। तो इसलिए आमतौर पर जिस दिन घटना होती है उसके नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर दी जाती है। तो मजिस्ट्रेट के यहाँ पेशी की जाएगी। पेशी के बाद जो एक्यूज्ड है वो सबसे पहले अपना बेल प्लीड करता है, तो जमानत की कार्रवाई की जाती है। बेल प्लीड करने में 2 स्थितियां होती हैं। अगर वो किसी सामान्य तरह के अपराध या कम गंभीर अपराध से संबंधित है और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, चूंकि बेल सबसे पहले लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट में पेश होती है। अब इसमें यहाँ पर कोर्ट के जुरिसडिक्शन, कोर्ट के पावर ये बढ़ाए नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बता दें कि मजिस्ट्रेट 2 तरह के होते हैं। एक जिनको 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और एक 7 साल से अधिक वाले। तो हर क्रिमिनल लॉ में जो भी केस है वो सबसे पहले लोअर कोर्ट में ही जाता है। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस पेश किया गया या उस अभियुक्त को पेश किया गया जिसके ऊपर कोई गंभीर अपराध करने का आरोप है और उसकी सजा सामान्य तौर पर 7 वर्ष से ज्यादा की है, तो नेचुरली उस मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है बेल देने का और वो बेल खारिज कर देगा। लेकिन अगर ऐसे अपराध का दोषी है, ऐसे किसी अपराध का दोषी है जिसमें कि सजा 7 वर्ष से कम का है, तो जिसको हम जमानती अपराध के रूप में जानते हैं, तो उसमें वो जमानत दे सकेगा। तो मोटे तौर पर अपराध 2 तरह के होते हैं, जमानती और गैर जमानती। अगर उसने गैर जमानती अपराध का दोषी है तो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो उसका बेल नहीं दे सकता और वो खारिज कर देगा और उसके बाद फिर सेकेंड सेशन में बेल लगेगी। मैंने उल्टा बोल दिया। जमानती अपराध का दोषी है तो उस कंडीशन में जो लोअर कोर्ट का मजिस्ट्रेट है वो बेल दे सकता है, और अगर उसने बेल दे दिया तो वो घर चला जाएगा और कैंसिल कर दिया तो वो जेसी में चला जाएगा। अगर वो गैर जमानती अपराध के अपराध से दोषी है तो उस कंडीशन में जो लोअर कोर्ट का मजिस्ट्रेट है वो उसे बेल ग्रांट नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में वो बेल रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करने पर वो बंदा जेसी में जाएगा, यानी जुडिशियल कस्टडी में जाएगा, अगर पुलिस ने रिमांड की मांग नहीं की है तो। और सेकंड डे फिर सेशन में बेल एप्लीकेशन लगाई जाएगी। अगर सेशन ने बेल दे दिया तो वो घर चला जाएगा और सेशन ने बेल ले जाएगा और फिर उसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में। तो इस तरह से एक व्यवस्था बनी हुई है बेल की, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत बेल दी जाती है। अल्टीमेटली अगर बेल दे दी गई, चाहे वो लोअर कोर्ट से दी जाए, चाहे वो सेशन से दी जाए, चाहे वो हाई कोर्ट से दी जाए या सुप्रीम कोर्ट से दी जाए, अगर बेल ग्रांट कर दी गई तो वो जो अभियुक्त है वो घर चला जाएगा, और अगर बेल रिजेक्ट कर दी गई तो वो जेसी यानी जुडिशियल कस्टडी में जेल के अंतर्गत रहेगा। तो यहाँ पर आके ये एक चैनल कंप्लीट हो जाता है। हालांकि इसके बीच में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक नट सेल में जो प्रक्रिया है उसको समझाने के हिसाब से मैंने ये चीजें बताई है कि कोई घटना घटित होती है तो उसकी एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस अरेस्ट करती है, विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, वो अभियुक्त अपना बेल प्लीड करता है, बेल ग्रांट हो जाती है तो वो घर चला जाता है, और बेल रिजेक्ट हो जाती है तो जेसी में चला जाता है। इसके पैरेलल क्या पुलिस के द्वारा जारी की रहती है, उसमें सबसे पहला होता है कि इन्वेस्टिगेशन। जब ये अभियुक्त की जब मजिस्ट्रेट सामने पेश कर दिया पुलिस, तो पुलिस का काम एक तरह से खत्म हो जाता है यहाँ तक के लिए। लेकिन उसके पैरेलल उसकी दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है,
उस अपराध का अनुसंधान। क्या शुरू होती है? उस अपराध का अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत पुलिस बहुत सारे काम करती है, जो 161 से लेकर 173 तक के अंतर्गत दिया गया है। वो डिटेल में जब प्रोविजन सेक्शन वाइज देखेंगे तो वहां पर डिटेल करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पुलिस जो है उसके संबंध में जांच पड़ताल करती है, लोगों से पूछताछ करती है, और मुख्य कार्य होता है इसमें सबूत इकट्ठा करना कि जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसे किसी कार्य को करने का आरोप लगाया गया है उस व्यक्ति ने वास्तव में वो अपराध घटित हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो उस व्यक्ति ने वो अपराध किया है या नहीं किया है, इस तरह के पूरे है, और अगर हुआ है तो उस व्यक्ति ने वो अपराध किया है या नहीं किया है, इस तरह के पूरे सबूत को इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है तो उसके बाद वो पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है, और वो पुलिस रिपोर्ट जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो एसएचओ को देता है, और एसएचओ के माध्यम से फिर वो एसपीओ जाता है, और एसपीओ के माध्यम से फिर कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के यहाँ जाता है। तो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट पर अपना कॉग्निजेंस लेता है, 190 में माइंड अप्लाई करता है यानी कि। लेकिन कॉग्निजेंस लेने से पहले एक आले में पेश होना पड़ता है। तो अब पेश होने के लिए क्या व्यवस्था किया जाए? तो अगर सीआरपीसी में बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिसके अंतर्गत कि उस मजिस्ट्रेट को, उस अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होने के लिए आदेश जारी किया जाता है। उसके अंतर्गत समन है, उसके बाद फिर बेलेबल वारंट है, अरेस्ट पे भी वो मान लीजिए एब्सकॉन्ड हो जाता है तो कुर्की है, कुर्की कभी नहीं आता तो उसे उद्घोषित अपराधी यानी प्रोक्लेम्ड ऑफिसर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक प्रक्रिया है। ये सुनने में बहुत थोड़ा सा लग रहा है लेकिन इसके प्रोसीजर काफी लंबे हैं। उन सारी प्रक्रिया को अमल में लाने के बाद उस व्यक्ति को होता है कि वो न्यायालय में उपस्थिति दे, अपनी हाजिरी दे। लेकिन ये अगर वो व्यक्ति जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था कि बेल हो गया तो घर पे, अगर घर पे है तो, अगर वो व्यक्ति जेसी में है तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, सीधे जेल सुपरिटेंडेंट को समन जाता है और वो व्यक्ति उसको हाजिर कर देता है। जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो अपनी निगरानी में हाजिर कर देता है। जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो अपनी निगरानी में किसी मातहत को लगा देता है, और वो व्यक्ति, वो अभियुक्त को जेल से ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है, और उसके बाद वापस शाम को जेल में ले आता है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया तब करनी पड़ती है जबकि वो व्यक्ति जेल जमानत हो गया हो, और जमानत होने के बाद वो घर, लेकिन समन पर वो न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ निर्धारित तिथि को, तो उस कंडीशन में उसे फिर बेलेबल वारंट इशू होता है। अगर बेलेबल वारंट पर भी नहीं आया तो उसकी बेल कैंसिल हो जाती है, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है। नॉन बेलेबल वारंट पे भी नहीं आया तो फिर पुलिस को आदेश दिया जाता है कि उसको अरेस्ट करो। अरेस्ट करके वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है कि उसको अरेस्ट करो। अरेस्ट करके वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अगर वो मान लीजिए कि अरेस्ट भी नहीं हो रहा है, वो किसी तरह से छिप गया है, अपने को एब्सकॉन्ड कर लिया है, तो ऐसे कंडीशन में अटैचमेंट ऑर्डर यानी कुर्की आदेश जारी होता है। उसके पूरे घर को, घर की या उसकी जो भी संपत्ति है उसको कुर्क कर ली जाती है। अगर कुर्की पर भी वो व्यक्ति अपने को हाजिर नहीं में, फिर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया जाता है, और ये फाइल यहीं पर बंद रहती है। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के तौर पर वो व्यक्ति जब भी भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो वहां पर वो फिर जो है ट्रांजिट रिमांड पर वो वापस वहां पे लाया जाता है, और फिर उसके पास मजिस्ट्रेट सामने पेश की जाती, और फिर तब ये आगे की प्रक्रिया, कॉग्निजेंस की प्रक्रिया चालू होगी। तो खैर जैसा जहां भी स्थिति हो, मान लीजिए कि हमने उसको पेश कर दिया या वो व्यक्ति न्यायालय में पेश हो गया, तो न्यायालय में पेश होने के बाद मजिस्ट्रेट 190 में कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद वो या तो डिस्चार्ज करेगा या चार्ज फ्रेम करने के लिए प्रोसीड करेगा। डिस्चार्ज तब करता है जबकि पुलिस रिपोर्ट में एफआर लगी हो। एफआर एक निक नेम है, फाइनल रिपोर्ट। हालांकि सीआरपीसी में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लेती है और उसको लगता है कि नहीं इस तरह एक्यूज्ड पर्सन है, उसके खिलाफ प्रूफ किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं चार्जशीट पेश कर दी पुलिस ने। लेकिन अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के बाद लगता है कि नहीं ऐसी कोई घटना हुई नहीं, या हुई भी तो जिस अपराधी के ऊपर, अभियुक्त के ऊपर चार्जेस हैं उसके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं है, तो उसे पुलिस अपने फाइल में इस तरह से लिखती है, फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। तो जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है तो वो देखता है कि एफआर है या पर्याप्त सबूत है जिसके आधार पर कि मामला चलाया जा सकता है। अगर एफआर लगा है तो अगर उसकी अपोज नहीं किया गया है तो उस कंडीशन में उसको डिस्चार्ज कर देगा। लेकिन अगर अपोज किया गया है तो उस कंडीशन में वो
री इन्वेस्टिगेशन का आदेश अपोज किया गया है तो उस कंडीशन में वो री इन्वेस्टिगेशन का आदेश भी दे सकता है। लेकिन अगर पर्याप्त सबूत है तो चार्ज फ्रेम करने के लिए प्रोसीड करता है। चार्ज फ्रेम करने के लिए जब प्रोसीड किया जाता है तो फिर मजिस्ट्रेट ये देखता है कि जो चार्जशीट पेश की गई है पुलिस के द्वारा उसमें आईपीसी के या दूसरे दंड प्रक्रिया दूसरे किसी एक्ट के अंतर्गत जो जो चार्जेस लगाए गए हैं उसमें सजा कितनी। अगर वो सजा 7 साल से अधिक की सजा से प्रावधानित है तो ऐसे कंडीशन में जो मजिस्ट्रेट है वो फाइल को सेशन सपोर्ट कर देता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सीआरपीसी के अंतर्गत व्यवस्था ये है कि कोई भी अपराध की सुनवाई सबसे पहले लोअर मजिस्ट्रेट के यहाँ होगी। तो लोअर मजिस्ट्रेट के यहाँ जब फाइल खुलती है और वो देखता है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सजा 7 वर्ष से अधिक की है तो चूंकि वो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट नहीं है इसलिए वो फाइल सेशन को सेंड कर देगा और सेशन में चार्ज फ्रेम होंगे। लेकिन अगर जो आरोप लगाए गए हैं उसका जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर लेस देन 7 ईयर है तो वो अपने यहाँ ही उसके जो चार्जेस हैं उसको फ्रेम करने के लिए प्रोसीड करेगा। तो जैसी भी स्थिति हो जब उस पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले ली जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है चार्ज सेशन और बाय मजिस्ट्रेट। तो जब चार्ज फ्रेम कर लिया जाता है तो उसके बाद इस चार्ज के बेसिस पर नेक्स्ट स्टेप होता है उसका ट्रायल। ठीक है, तो अगर सेशन ने चार्ज फ्रेम किया है तो उस ट्रायल को हम कहते हैं सेशन ट्रायल। और अगर मजिस्ट्रेट ने चार्ज फ्रेम किया है तो उस कंडीशन में 2 तरह के ट्रायल होते हैं। मजिस्ट्रेट ने चार्ज फ्रेम किया है तो उस कंडीशन में 2 तरह के ट्रायल होते हैं, एक वारंट ट्रायल और एक समरी ट्रायल। टोटल सीआरपीसी में 3 तरह के ट्रायल की व्यवस्था है, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल और समरी ट्रायल, जो कि 225 से लेकर 265 तक पूरा कंप्लीट है सेक्शन। अब वारंट ट्रायल भी 2 तरह के होते हैं, एक ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट और डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको यहां से पता चलेगा कि अगर एफआईआर डायरेक्ट थाने में लॉन्च की गई है तो उसको कहते हैं कि वारंट ऑन पुलिस रिपोर्ट। और अगर कंप्लेंट या किसी दूसरे तरीके से, दूसरा तरीका भी है जैसे मजिस्ट्रेट सुओ मोटो उसने कॉग्निजेंस ले लिया और केस दर्ज कर दिया, तो ऐसे कॉग्निजेंस ले लिया और केस दर्ज कर दिया तो ऐसे कंडीशन में उसे पुलिस रिपोर्ट से भिन्न या अदर देन पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। तो ये 2 तरह के वारंट होते हैं, वारंट ट्रायल होते हैं। तो ये ट्रायल किया जाता है और ट्रायल के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जजमेंट। तीनों ही तरह के ट्रायल, चाहे वो सेशन ट्रायल हो, चाहे वो वारंट ट्रायल हो या फिर वो सब ट्रायल में जो उसके बाद होता है जजमेंट। और जब जजमेंट आ जाता है तो जजमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप है रिवीजन एंड अपील। चूंकि सीपीसी में सिविल प्रोसीजर में रिव्यू होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर में रिव्यू नहीं होता है, तो इसमें या तो रिवीजन होता है या फिर अपील होता है। अब रिवीजन कब होता है और अपील कब होता है ये एडवांस स्टेज है, जब वहां पहुंचेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एक सिंपल सी प्रोसीडिंग्स है। तो इस चार्ट के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है और कहां पर जाके फिनिश होता है। लेकिन ये जितने भी आप स्टेप्स देख रहे हैं, ये स्टेप्स इतना आसान नहीं है। इसके बीच में बहुत सारी छोटी बातें हैं जो कि सीआरपीसी के अलग अलग चैप्टर्स में इसको डिस्कस किया गया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो पूरे सीआरपीसी को ये पूरी प्रक्रिया समझने के लिए और पूरी सीआरपीसी को अच्छे से समझ चैप्टर्स में या 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। इस 5 यूनिट को में बांट कर पूरे सीआरपीसी को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हमने 12 टॉपिक्स 12 टॉपिक्स को रखा है। इस टॉपिक्स को हम एक बार 12 टॉपिक्स को रखा है। इस टॉपिक्स को हम एक बार पढ़ देते हैं। सबसे फर्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स एंड डिफेंस काउंसिल्स। क्योंकि इस पे जो मैंने एक जो चैनल बताया है प्रोसीजर, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस क्या पावर्स है, पुलिस किस ढंग से काम करती है। उसके बाद जब मैटर कोर्ट में जाता है तो प्रोसिक्यूटर्स का क्या काम होता है और प्रोसिक्यूटर के अगेंस्ट डिफेंस काउंसिल का क्या काम होता है, उसका क्या रोल है। सेकंड स्टेप है या सेकंड पार्ट है इसका द कोर्ट्स विथ क्रिमिनल जुडिक्शन। भारत में जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन है उस क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत कौन कौन से कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए हैं और उस कोर्ट्स का जुडिक्शंस क्या है। उसके बाद थर्ड है पावर्स ऑफ कोर्ट,
यहाँ पर देखिए जुरिसडिक्शन और पावर दो अलग अलग चीजें। जुरिसडिक्शन 3 तरह का होता है, आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जुरिसडिक्शन एक पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन होता है, एक टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होता है और एक जो है सब्जेक्ट जुरिसडिक्शन होता है। तो 3 तरह के जुरिसडिक्शन कोर्ट को होते हैं। जब हम पावर्स की बात करते हैं तो पावर्स के अंतर्गत होता है कि कोर्ट को कितना पनिशमेंट का पावर है, किस कोर्ट को कितना, कोर्ट और मजिस्ट्रेट में भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट एंड जजेस 3 तरह के हैं, और फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर किस कोर्ट को कितना पावर है, पावर में भी पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन का पावर है और फिजिकल पनिशमेंट का पावर है। तो ये चीजें। 4th पॉइंट है एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस बाय ऑफेंस। सीआरपीसी में हालांकि ये अरेंजमेंट किया गया है कि अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसकी पूरी जो प्रोसीडिंग्स है वो पुलिस और मजिस्ट्रेट के थ्रू होगी, लेकिन एक व्यवस्था ये भी है कि जब तक पुलिस वहां पे अवेलेबल नहीं है तब तक एक कॉमन मैन भी जो है वो ऑफेंस को सेव करने के लिए अपना हेल्प दे सकता है। और दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट और पुलिस की ये राइट भी है कि वो किसी भी जो पब्लिक है उसका हेल्प ले सकती है, और एवरी पर्सन्स आर बाउंड बाय द सीआरपीसी टू हेल्प टू मजिस्ट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट एक जो टॉपिक है वो है प्री ट्रायल प्रोसेस अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। यानी जब कोई ऑफेंस हो गया तो उस ऑफेंस होने के बाद जब उसका विचारण किया जाएगा कि फला ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ, और अगर उस आदमी ने ऑफेंस किया या नहीं किया, इस चीज को तय करने के लिए अंतर्गत क्या क्या चीजें की जाती है, यानी ट्रायल करने से पहले क्या की जाती। जो मैंने चैनल बताया उस चैनल के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि पहले व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट के बाद उसको पेश किया जाएगा, पेश करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसका ट्रायल प्रोसेस शुरू होगा। तो ट्रायल शुरू होने से पहले कौन कौन से स्टेप्स हैं और किसके किसके द्वारा वो चीजें की जाती है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेप टू इंश्योर एक्यूजर्स प्रेजेंस इन कोर्ट, जो कि अभी उसमें हमने बहुत डिटेल में बताया कि जब तक एक्यूज्ड कोर्ट में पेश नहीं होता तब तक उसके ऊपर चार्ज की कार्रवाई नहीं की जा सकती, इवन कॉग्निजेंस भी नहीं मजिस्ट्रेट ले सकता। तो मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि एक्यूज्ड को कोर्ट में पेश होना। एक्यूज्ड को कोर्ट में पेश होने के लिए सीआरपीसी में बहुत डिटेल में प्रक्रिया बताई गई है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि समन होगा, वेलेबल वारंट होगा, अरेस्ट होगा, अटैचमेंट होगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा। ये सारी प्रक्रिया के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो एक्यूज्ड है वो कोर्ट में पेश हो, और कोर्ट में पेश होगा तभी आगे की प्रक्रिया यानी कॉग्निजेंस और चार्ज और ट्रायल ये सारी चीजें चलाई जा सकती हैं। नेक्स्ट 8 नंबर पे है प्रिवेंटिव मेजर्स एंड सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स। जो मैंने पहले के स्लाइड्स में बताया था कि सीआरपीसी में प्रिवेंटिव और रेमेडियल दोनों चीजें बताई गई है। तो पहला हमारा कोशिश ये होता है कि समाज में कोई भी ऐसी पीस एंड सिक्योरिटी वायलेशन का काम न हो। तो ऐसे कंडीशन में कुछ बताए गए हैं जिसका पावर एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जब किसी मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसके एरिया में, उसके जुरिसडिक्शन के अंतर्गत कोई ऐसा काम या कोई ऐसी गतिविधियां होने वाली है जिससे लॉ एंड ऑर्डर को कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है या पीस एंड सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो सकता है, तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स के अंतर्गत सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो सकता है, तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स के अंतर्गत जो लोग हैं जिसके ऊपर ऐसा शक है उसको बेल बॉन्ड एक्जीक्यूट करने के लिए कह सकता है। तो ऐसे कंडीशन में पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करके एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, और एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको बेल बॉन्ड एक्जीक्यूट करने के लिए कहेगा। ये पहले होता है और 6 महीने बाद वो अपने आप समाप्त हो जाता है। ये कोई अपराध नहीं है, कोई सजा नहीं है, ये जस्ट एक प्रिवेंटिव मेजर्स है। लेकिन ये अपराध हो जाता है कब? तब जबकि एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर को वायलेट किया हो, यानी हर महीने कोर्ट में पेशी करनी पड़ती है। अगर किसी तारीख पर वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ, वायलेशन ऑफ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हुआ, ये ऑफेंस हो गया, और ऑफेंस होते ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फिर पावर मिल जाता है, और फिर वही पुलिस जो कि अभी एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए काम कर रही थी वो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए काम करेगी, और उसको अरेस्ट करने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, और फिर वो बेल और फिर बाकी सारी प्रक्रिया जो पहले बताया उस ढंग से होगा। नेक्स्ट 9 नंबर पे है डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल और पोटेंशियली अनलॉफुल असेंबली। ये एक विशेष प्रक्रिया है जो कि 8 नंबर से जोड़ के ही देखा जा सकता है कि अगर कहीं अनलॉफुल असेंबली
इकट्ठा हो रही है और पुलिस को लगता है कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे तो कोई बलवा, कोई दंगा, इस तरह की चीजें हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में 144, 145, 146, 149 तक की व्यवस्था है, ये सारी सेक्शंस में पुलिस कार्रवाई करती है। जनरली इसको हम अगर एक पब्लिक परसेप्शन के तौर पर देखें तो 144 अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे कि साहब धारा 144 लागू हो गई। क्या है ये धारा 144? जब धारा 144 लागू होती है, सेक्शन 144 सीआरपीसी लागू होता है, सामान्य तौर पर लोग इतना ही बोलते हैं कि धारा 144 लागू हो गई, लेकिन ये सेक्शन 144 सीआरपीसी का प्रोविजन है और इसके अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन ये ऑर्डर देती है कि कहीं भी, क्योंकि जैसे ही 144 लागू है और 5 इकट्ठे हो गए तो वो अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी, और अनलॉफुल असेंबली आईपीसी में सेक्शन 149 में ही अपने आप में एक ऑफेंस है। तो इसलिए इसकी प्रोसीडिंग्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट 10th नंबर पे है रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। कोई पब्लिक हो सकती है, उसको दूर करने के लिए क्या क्या आशंका है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और उसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय सीआरपीसी में दिए गए हैं, इन चीजों को इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। कई बार जब सीआरपीसी लागू किया गया था उस समय मैक्सिमम इंडिया रूरल इंडिया था, और अभी भी है, हम भारत ज्यादातर गांव में रहते हैं, और वहाँ नदी को लेकर, तालाब को लेकर, खेतों के मेड़ को लेकर, पानी की बहाव को लेकर आए दिन वहाँ कई तरह डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। तो यूं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सिविल मैटर है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई झगड़ा होता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने की संभावना होती है, तो इसके अंतर्गत सीआरपीसी में पुलिस को ये पावर दिया गया है कि पुलिस उसके प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकती है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी पावर दिया गया है कि वो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर जारी कर सकता है। इसके साथ ही एक 12th नंबर पर है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स टू प्रिवेंटिव वैगरेंसी। ये एक ऐसा प्रोविजंस है जो कि सीआरपीसी के लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम से कहीं भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसको फिर भी सीआरपीसी के अंतर्गत रखा गया है। इसके पीछे केवल एक ही कारण ये हो सकता है कि चूंकि इसकी सुनवाई करने का पावर क्रिमिनल मजिस्ट्रेट को है, तो ऐसे कंडीशन में चूंकि वो ऑर्डर देता है, उस ऑर्डर का की प्रोविजन है, तो इसलिए इसको रखा गया है सीआरपीसी में। अदरवाइज इसको सीपीसी में भी रखा जा सकता था। सेक्शन 125 सीआरपीसी के नाम से इसको जानते हैं, और बड़ा फेमस सावानो केस इस पे है। तो इसको, और एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन आता ही आता है इस पे, 86 आता ही आता है इस पे। 86 के आसपास का ये मैटर है सावानो केस का, जिसमें कि एक मेंटेनेंस का केस चला था। उस केस को जब इसको डिटेल में सेक्शन 125 डिटेल में पढ़ेंगे तो सावनो का केस भी बताएंगे। तो इस तरह से यूनिट 1 में ये 12 टॉपिक को हमने रखा है, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के लिए एक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सीआरपीसी है वो मैं समझता हूँ कि कंप्लीट है, और जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके